नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि यह नववर्ष आप लोगों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अब हम जानेंगे शिवाजी के बचपन के बारे में। शिवाजी के परिवार ने राजा पोरस और उदयपुर राणाओं से दोहरे वंश का दावा किया। याद होगा कि पोरस वह भारतीय राजा था जिसने सिकंदर का विरोध किया था। ऐसा लगता है कि यह दावा उसी भावना से किया गया था जिस भावना से जूलियन हाउस ने शाही ट्रोजन वंश का दावा किया था। सिकंदर ने हमेशा भारतीयों की कल्पना पर एक अजीब सा आकर्षण बनाए रखा है। बलूचिस्तान में आज भी बैले सुल्तानों की तरह बड़ी पगड़ी पहने हुए मजबूत सरदार आपको पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे कि सिकंदर पिछली सदी में किसी समय उनके गांव से गुजरा था, और सटीक होने के वास्तविक प्रयास के साथ यह भी कहते हैं, मुझे खुद भी उसकी याद नहीं है, मैं केवल एक बच्चा था। इसलिए किसी भी सबूत के अभाव में कोई भी विवेकपूर्ण श्री औरमो के कथन से सहमत नहीं हो सकता। चित्तौड़ राजाओं का पोरस से वंश, हालांकि यह दावा किया जाता है कि यूरोपीय यात्रियों के बारे में यह बात स्थापित नहीं होती। दूसरी ओर उदयपुर के घराने के साथ संबंध के दावे पर शिवाजी के शत्रुओं को छोड़कर किसी ने आपत्ति नहीं की, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे उनके समकालीनों ने स्वीकार कर लिया था। भोसले का पारिवारिक नाम शिवाजी महाराज का वंशज माना जाता है। यह शब्द उदयपुर के भोसावत की जागीर से लिया गया है। यहाँ से साजन सिंह नामक एक राजकुमार उदयपुर पर प्रथम मुस्लिम विजय के बाद दक्षिण में एक भाग्यशाली सैनिक के रूप में अपना भाग्य तलाशने के लिए भाग गया था। भाड़े के सैनिकों के रूप में भोसले मराठा देश में बस गए और वहां शासन करने वाला एक या दूसरे मुसलमान राजकुमार को अपनी तलवारें किराए पर दे दी। सिद्धांत रूप में पूरा मुस्लिम भारत दिल्ली के सम्राट के प्रति वफादार था। दिल्ली में राजवंश बदल गए। सम्राट बाद के रोमन साम्राज्य की तरह ही विभिन्न जातियों से उठे, लेकिन मोहम्मद तुगलक द्वारा बगदाद के खलीफा से प्राप्त संप्रभुता के बैल के बाद दिल्ली का सम्राट नाममात्र रूप से भारत का अधिपति था। वास्तव में हालांकि बाहरी प्रांत हमेशा कमोबेश स्वतंत्र थे, और भारत के जौर पॉल मोहम्मद तुगलक के अत्याचार ने दक्षिण भारत में व्यापक विद्रोह को उकसाया, जहां एक नया राजवंश जिसे बहमनी के रूप में जाना जाता है ने खुद को स्थापित किया। इटली में रोमन रियासत के दमन के बाद बहमनी साम्राज्य और साम्राज्य के बीच संबंध पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच के संबंधों से अलग नहीं थे। बेसिलियस पश्चिमी प्रांतों में ऑस्ट्रोगोथ और विसिगोथ के हड़पने में अस्थायी रूप से सहमत हो सकता है, लेकिन एक जस्टिनियन एक दावे को शाही शक्ति की वास्तविकता के रूप में नहीं देखेगा। दिल्ली पर 2 शताब्दियों तक कमजोर शासकों का कब्जा रहा, और तैमूर लंग ने नरसंहारों के कारण अराजकता का दौर भी चला। इस स्थिति में बहमनी साम्राज्य ने थियोडेरिक के अधीन इटली और अनास्तिसियस के अधीन बाल्कन का समान ही अनुकूल विपरीतता प्रस्तुत की। लेकिन जिस तरह ग्रोथिक साम्राज्य बिखर गए, जबकि बिजानेटियन एक मजबूत राजवंशों के अधीन तरोताजा और सशक्त होकर उभरा, उसी तरह बहमनी साम्राज्य 5 तुलनात्मक रूप से कमजोर राज्यों में टूट गया। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, जबकि दिल्ली की गद्दी पर 1526 में महान मुगल वंश के पहले बाबर का कब्जा था। दक्षिण के 5 राज्यों से कोई भी पुनर्जीवित साम्राज्य की सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। इन राज्यों ने दक्षिण के अंतिम हिंदू राज्य विजयनगर के खिलाफ एकजुट होने और उसी पूरी तरह से नष्ट करने अपनी आपसी शत्रुता को रोक दिया। हालांकि महान मुगल की लंबी होती छाया के बावजूद उनकी एकता
अल्पकालिक थी, और जबकि बरार को गंभीर प्रतिरोध के बिना साम्राज्य में मिला लिया गया था, बीदर को बीजापुर ने जीत लिया और अपने साथ मिला लिया। तब 3 राज्य बचे, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। शिवाजी के दादा मालोजी, जो उदयपुर से भाग जाने के बाद से ही अपने सभी पूर्वजों की तरह एक भाग्यशाली सैनिक थे, ने अहमदनगर के राजा को अपनी तलवार भेंट करने का फैसला किया। उनका स्वागत किया गया और उन्होंने अहमदनगर के राजा की बहन से विवाह किया। एक प्रमुख दरबारी 1594 में शिवाजी के पिता शाहजी का जन्म हुआ। अहमदनगर दरबार में कई मराठा अधिकारी थे और उनमें से प्रमुख थे लाखोजी नामक एक धनी जमींदार, जो शहर में हिंदू समुदाय के प्रमुख व्यक्ति थे। किसी भी बड़े त्योहार के अवसर पर वे अपने घर और मैदान को अपने साथी हिंदुओं के लिए खोल देते थे। 1599 के वसंत में लखोजी के घर में वसंत ऋतु के हिंदू त्योहार होली का जश्न मना रहे थे। अपने टखनों में घंटियां पहने नाचने वाले लड़के घर के आंगन में ताल से ताल मिलाते हुए, अपने पैरों से ताल मिलाते हुए प्रजनन की भावना के लिए भजन गा रहे थे, जबकि तुरही और बांसुरी खुशी से बज रही थी। मेहमान एक दूसरे का पीछा करते हुए, चिल्लाते हुए और हंसते हुए एक दूसरे के चमकीले कपड़ों पर रंगीन पानी छिड़कते हुए भागते थे, क्योंकि इस त्योहार पर इस तरह की शरारतें पारंपरिक हैं। आमतौर पर बच्चे आंगन के 3 तरफ बने मेहराब के नकाशीदार खंभों के सामने गंभीर आंखों से बैठे रहते थे और अपने माता पिता की असामान्य लापरवाही को आश्चर्य से देखते थे। हिंदू जीवन की औपचारिकता और गंभीरता से एक अजीब विचलन। लेकिन इस अवसर पर मेजबान की 5 वर्षीय बेटी जीजाबाई ने बड़े मेहमानों के उत्साहपूर्ण खेलों की नकल करना शुरू कर दिया और लोगों पर रंगीन पानी छिड़कने लगी। युवा शाहजी ने उसकी नकल की और लड़की की हरे और सफेद पोशाक पर पानी छिड़का। जल्द ही दोनों बच्चों ने एक दूसरे के कपड़ों को भिगो दिया। जब वे हंस रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर लाली थी, तो लाहकोजी वहां से गुजरे और उनकी खुशी देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, कितना आकर्षक जोड़ा है। महत्वाकांक्षी और बेईमानी मालोजी ने तुरंत ही अपने मेजबान की घोषणा की और उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसे उन्होंने 2 बच्चों की सगाई के प्रस्ताव के रूप में समझा। इस तरह की कम उम्र की सगाई, जिसका अर्थ जरूरी नहीं कि कई साल बाद ही शादी हो, या अगर शादी की रस्म हो भी जाए तो जोड़ा अपने अपने घर लौट जाता है, जब तक कि वे साथ रहने लायक उम्र तक नहीं पहुंच जाते। भारत में काफी आम है और हिंदू शिष्टाचार सगाई के सभी वादों को पूरा करने के मामले में बहुत सख्त है। अहमदनगर दरबार के मुख्य हिंदू कुलीन लाहकोजी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वे अपनी बेटी की शादी एक भाग्यशाली सैनिक के बेटे से करेंगे। वे उसके हल्के फुल्के शब्दों के अर्थ से हैरान थे। उन्होंने इस मामले को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह मालोजी ने अपने प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए एक औपचारिकता अनुरोध किया। लाहकोजी ने इनकार कर दिया और अपमान पर गुस्सा जताते हुए मालोजी ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। अहमदनगर के राजा को झगड़े के बारे में पता चला। वह ना तो वफादार सरदार लाखोजी को खोना चाहते थे और ना ही एक योग्य सैनिक मालोजी को। इसलिए एक सुल्तान की तरह उसने मालोजी को 5000 घुड़सवारों की कमान सौंपी और उसे एक जागीर दे दी। भले ही मालोजी अब भी लाखोजी से पद और धन में बराबर ना हो, लेकिन अब कम से कम एक सरदार तो बन ही गए। राजा के दबाव में आकर लाखोजी ने अपनी बेटी जीजाबाई की औपचारिक रूप से सगाई कर दी और 5 या 6 साल बाद युवा शाबाजी से उसकी शादी करवा दी। 3 या 4 साल बाद वे साथ रहने लगे और कुछ समय बाद जीजाबाई को संभाजी नामक एक बेटा हुआ। शाहजी अपने पिता के साथ अहमदनगर की सेवा में चले गए। हालांकि 1636 में वह राज्य ढह गया और शाहजी बीजापुर की सेना में भर्ती हो गए। अपने पिता को दी गई जागीर पर उसके कब्जे की पुष्टि
उसके एक नए स्वामी ने पुनः की। अब दक्षिण भारत के 5 मूल मुस्लिम राज्यों में केवल गोलकुंडा और बीजापुर हुई बचा हुआ था। दोनों ही सैद्धांतिक रूप से दिल्ली के सम्राट के सामंत थे, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र थे। अपने नाम मात्र के प्रभुत्व को वास्तविक अधिकार में बदलने के लिए बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ गया। शाहजी की जमीनें जो उनके पिता मालोजी को दी गई थी, शाही आक्रमण के रास्ते में आ रही थी। उन्होंने कुछ समय तक प्रतिरोध किया और फिर अपने बेटे संभाजी को साथ लेकर दक्षिण की ओर बीजापुर की ओर चल पड़े, लेकिन न केवल अपनी जमीनों को बल्कि अपनी पत्नी जीजाबाई को भी छोड़ दिया, जो फिर से गर्भवती थी। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी के जन्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।